एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीके और जीके में आज का हमारा टॉपिक है खेल कूद। तो खेल कूद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या आने की संभावना है, मतलब XYZ मैंने सभी खेल कूद से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में लिए हैं। खेल कूद के हर तरह के खेल के क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि खेल कूद से रिलेटेड या खेल के क्षेत्र से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस ना छूटने पाए। हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी कि कितने कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके मैदान का परिमाप क्या है, कितने कौन सा अवार्ड या कौन सी ट्रॉफ़ी, कौन सा पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको खेल कूद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर कहीं और ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चन छूट भी गया हो, मैंने पहली बात तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि कुछ ना छूटे, लेकिन अगर कुछ छूटा है, ना ध्यान रहा हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगी, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई सा भी वीडियो बनाऊं, उसमें सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? जो खेल ओलंपिक खेल जो आज खेले जा रहे हैं, जो ओलंपिक खेल आज खेले जा रहे हैं, जो पद्धति आज अपनाई जा रही है, उसकी बात हो रही है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता जो है वो कब प्रारंभ हुई थी। तो वह प्रारंभ हुई थी 1896 ईस्वी में, फ्रांस में। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। और ये कब आयोजित किए जाते हैं? ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। कब? हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई या कब की गई? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई। कब की गई? 1924 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज कैसा है? देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको हम इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे इसी क्वेश्चन के आंसर में। देखिए, ओलंपिक ध्वज कैसा है? ध्वज की पृष्ठभूमि जो है वो सफ़ेद है। कैसी है? पृष्ठभूमि जो है वो है सफ़ेद, सिल्क का बना है। किसका बना है? सिल्क का बना है। कितने क्वेश्चन के आंसर इसमें कवर होते रहेंगे, आप देखिएगा। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है, उसका वो कपड़ा कैसा है? वो किस कपड़े का बना? सिल्क का बना है। नेक्स्ट क्या है कि ध्वज के बीच में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र, यानी 5 जो हैं छल्ले उसमें बने हैं, गोल छल्ले चक्र बने हैं, और वो क्या है? एक दूसरे में अटैच हैं, मतलब एक दूसरे से जो हैं, एक दूसरे के अंदर 5 रंगीन चक्र एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों की प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक हैं। जो 5 छल्ले या 5 रिंग जो बने हैं एक दूसरे से मिले हुए, तो वे एक दूसरे से मिले हुए क्यों बनाए गए हैं? इसलिए क्या दिखा रहे हैं उसमें? वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष एवं निष्पक्ष मुक्त जो स्पर्धा होती है उसका प्रतीक है। और ये 5 छल्ले किसका प्रतीक है? 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व का। ठीक है। अब वो 5 जो छल्ले हैं वो 5 अलग अलग कलर के हैं, और जो कलर हैं वो भी अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं। देखिए, मैंने कलर को भी वैसे ही जिस कलर का चक्र है उस कलर को भी यहाँ पर दिया है। देखिए, नीला चक्र जो है वो यूरोप को दर्शाता है। जो नीले कलर का चक्र है वो यूरोप को दर्शाता है। जो पीला चक्र है वो एशिया को दर्शाता है। ठीक है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, और काला चक्र जो है वो अफ्रीका का प्रतीक है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक क्या है? काला चक्र। और हरा चक्र किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रिया को। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है। लाल चक्र जो है वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका को दर्शाता है, लाल चक्र। ठीक है। तो नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया,
काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। राष्ट्रीय ध्वज ओलंपिक का जो ध्वज है ओलंपिक ध्वज, तो उसके बारे में आई थिंक कुछ भी क्वेश्चन अब छूट नहीं सकता आपका, सभी क्वेश्चन इसमें आ गए होंगे कि उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है, सिल्क का बना होता है वो, और उसके बीच में ध्वज के जो बीच में 5 रंगीन चक्र होते हैं यानी रिंग होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, और वो 5 जो चक्र हैं वो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक हैं, जिसमें नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ओलंपिक मशाल के बारे में, ये तो बात हो गई उसके ओलंपिक ध्वज के बारे में। अब देखिए ओलंपिक मशाल के बारे में। ओलंपिक मशाल जलाने का आरंभ कब से हुआ? तो ओलंपिक मशाल जलाने का आरंभ जो है वो 1928 से हुआ। 1928 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने का आरंभ हुआ, और ओलंपिक मशाल के वर्तमान स्वरूप को 1936 में अपनाया गया। ठीक है, जो प्राचीन परंपरा थी, मतलब पहले 1928 में इसका प्रारंभ हुआ, जो आज इसकी पद्धति अपनाई जा रही है, जो परंपरा आज है, उसका वर्तमान स्वरूप जो है वो 1936 में अपनाया गया था। यहाँ पर 1928 जो है प्राचीन वाला है, और जो आज का आधुनिक है तो वो आधुनिक है 1936 में, मतलब 1936 में आधुनिक रूप अपनाया गया था ओलंपिक मशाल का। अब देखिए ओलंपिक खेलों में विजेताओं को कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं? तो ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। ठीक है, ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, यही 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं ओलंपिक में, और कुछ नहीं दिया जाता है, और किसी भी प्रकार का पदक या पुरस्कार नहीं होता है, केवल 3 ही होते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। चलिए अब देखते हैं ओलंपिक खेलों में मार्च पास्ट का क्या रूल है। ओलंपिक में हर चीज़ के बहुत रूल हैं ओलंपिक खेलों में, तो ओलंपिक खेलों में जो मार्च पास्ट होता है उसका भी रूल है। उसका क्या रूल है कि मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे रहती है हमेशा। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी ओलंपिक खेल हो, तो ओलंपिक खेल में मार्च पास्ट में यूनान की टीम जो है वो सबसे आगे, एवं मेज़बान टीम जो होती है, मेज़बान देश जो होता है, मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे रहती है, और बाकी देश, बहुत सारे देश जो हैं वो हिस्सा लेते हैं ओलंपिक में। तो यूनान की टीम सबसे आगे रहती है मार्च पास्ट में, और मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे रहती है, और बाकी जो देश हैं वो अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में अपने स्थान पर होते हैं। जैसे ए अक्षर जो है, तो ए अक्षर से जितने भी देशों के नाम शुरू हो रहे हैं वो पहले होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह से एक क्रम में सारे अपनी अपनी लाइन में लगे रहते हैं। तो सबसे आगे कौन होता है? यूनान की टीम, और सबसे पीछे मेज़बान देश की टीम होती है। बाकी देश अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में अपने स्थान पर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मार्च पास्ट की बात। राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज के बारे में भी जान लिया, मशाल के बारे में भी जान लिया। अब देखिए ये तो ओलंपिक की बात ख़त्म हो गई। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम भी कहते हैं, और इसका पुराना नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर खेल। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर खेल किस खेल का पुराना नाम है? राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल है, और इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के बीच किया जाता है। अब देखिए कि जो ओलंपिक खेल होते हैं प्रति 4 वर्ष में होते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल प्रति 4 वर्ष में होते हैं, और जब ओलंपिक खेल होते हैं तो उन 2 ओलंपिक खेलों के बीच में, ठीक है, जैसे 1 वर्ष में ओलंपिक खेल हुआ तो उसके 4 साल बाद अगला ओलंपिक होगा, तो उसके बीच में यानी 2 ओलंपिक खेलों के बीच में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, यानी 2
ओलंपिक खेलों के बीच में इसका आयोजन होता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। देखिए, एक चीज़ बहुत कॉमन सी है जो कि आपको याद करने में बहुत इजीली और आसानी होगी। देखिए, ओलंपिक खेल भी 4 वर्ष में होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल भी 4 वर्ष में होते हैं, क्रिकेट विश्व कप भी प्रत्येक 4 साल में होता है, हॉकी विश्व कप, फुटबॉल कप, ये सारी चीज़ें 4-4 साल में होती हैं। तो बहुत कम ही चीज़ें हैं जो 2 साल 3 साल ऐसे होती हैं या प्रतिवर्ष होती हैं। अधिकतर जो इम्पोर्टेंट खेल हैं, इम्पॉर्टेंट आयोजन हैं, वो 4 साल में ही होते हैं। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी कि ओलंपिक भी 4 वर्ष में होता है और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। क्लियर। चलिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल अब किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, तो 2018 में जो हुआ है, तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है 2018 में। नोट कर लीजिए, ये भी एक हो सकता है क्वेश्चन कि 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल था वो कब आयोजित हुआ था? तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में आयोजित हुआ था। और अब 22वां राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित होगा? तो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 2022 में आयोजित होगा, जुलाई और अगस्त में। इसमें जो है 1 दिन का टाइम बढ़ा दिया है, पहले आई थिंक 7 जुलाई था, अब ये 8 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? 2022 में आयोजित होंगे, जुलाई और अगस्त के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मतलब राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होंगे, कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में? होंगे बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में। कहाँ होंगे? बर्मिंघम में यानी इंग्लैंड में होंगे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल का आयोजन कब होता है? राष्ट्रमंडल खेल एंड हो गया, ओलंपिक देखा, राष्ट्रमंडल खेल देखे यानी कॉमनवेल्थ देखे, आप देखिए एशियाई खेल। तो एशियाई खेल का आयोजन कब होता है? प्रत्येक 4 साल में। ये भी देखिए 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में एशियाई खेलों का आयोजन होता है। और अब इसका आयोजन किस वर्ष होगा? तो 2022 में होगा। एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? हंगजू में होगा, जो कि चीन में है। ठीक है, हंगजू चीन में एक स्थान है, एक जगह है, स्थान है हंगजू, वहाँ पर एशियाई खेलों का आयोजन होगा। कब होगा? 2022 में, और ये भी प्रत्येक 4 साल में होता है। कब होगा एशियाई खेल? 2022 में। कहाँ होगा? हंगजू में होगा। कहाँ है हंगजू? चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये भी। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। और ये क्वेश्चन आई थिंक सभी को पता होगा कि क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड की देन है, इंग्लैंड की देन है क्रिकेट। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश हुआ? इंग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है या 20.11 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर मैदान की अलग अलग नोट करिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई जो है 22 गज या 20.11 मीटर होती है। मीटर में आए तो 20.11, गज में आए तो 22 गज। नेक्स्ट, क्रिकेट शब्दावली, मतलब क्रिकेट जो मैच होता है उसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं क्रिकेट मैच के दौरान, आप वो देखिए। क्रिकेट जो शब्दावली है वो है चाइना मैन। मान लीजिए क्वेश्चन में ये आ जाए, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आई हैं, इसीलिए मैंने इसको भी इसमें वीडियो में लिया है कि मान लीजिए वो पूछ दें कि ये डेड बॉल किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है, या वो पूछ दें कि मेडन, वाइट स्ट्रोक, कवर मिड, ये जो है शब्द किस खेल से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो चाइना मैन, स्विंग, LBW, हिट विकेट, थ्रो, मेडन, वाइड स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली और स्लिप, और कवर पॉइंट, स्लीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, पंपिंग क्रीज आदि। ये सारे शब्द जो हैं क्रिकेट मैच में प्रयुक्त किए जाते हैं और ये सारी शब्दावली जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलिक्स एक लकड़ी होती है, सैलिक्स परप्यूरिया, उसका प्रयोग होता है। और सबसे अच्छा बल्ला जो है वो शरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सबसे अच्छा बल्ला शरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। और जो कॉमन बल्ले होते हैं और जो बल्ले वो सैलिक्स परप्यूरिया की लकड़ी से बनते हैं। और सबसे अच्छा बल्ला शरपत पेड़ की लकड़ी के से बनता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्रिकेट विश्व कप भारत ने कब जीता था? क्रिकेट विश्व कप भारत ने कब जीता था? तो क्रिकेट विश्व कप भारत ने 2 बार जीता है। कब जीता है? सन 1983 में जीता था और सन 2011 में जीता था। क्रिकेट विश्व कप भारत ने 2 बार जीता है, सन 1983 में और सन 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? देखिए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश है इंग्लैंड और हॉकी खेल का जन्मदाता देश जो है वो कौन है? मिस्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हॉकी खेल का जन्मदाता देश मिस्र को कहा जाता है। परंतु हॉकी के विस्तार का श्रेय, मतलब जन्मदाता तो मिस्र है परंतु उसके बाद जन्म देना ही काफ़ी नहीं होता, उसका आगाज़ कर दिया लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। उसके बाद विकास किसने किया? विकास का श्रेय किसको जाता है? तो हॉकी के विस्तार का श्रेय जाता है भारत और ब्रिटेन की सेना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है वो किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान मेजर ध्यानचंद सिंह को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इसके जन्मदिन वाले दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? जो मेजर ध्यानचंद हैं, जो खिलाड़ी और कप्तान दोनों रहे हैं हॉकी के, उनके जन्मदिन वाले दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के मैदान का परिमाप क्या है? तो हॉकी के मैदान का जो परिमाप है उसकी जो लंबाई है, मैदान की लंबाई है 91.44 मीटर और चौड़ाई है 50 से 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल की शब्दावली जो पहले देखी थी वो क्रिकेट खेल की शब्दावली थी और ये है हॉकी खेल की, यानी हॉकी खेल में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से? स्टिक, यानी स्टिक सबको पता, हॉकी जो होती है स्टिक उसको बोल सकते हैं, इसे आप जो है थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक ये हॉकी में होता है। स्कूप ये भी हॉकी में होता है। साइड लाइन, रेफरी, ट्राई, ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रॉल ऑन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वॉली, फुल बैक आदि ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं हॉकी खेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का स्ट्रो टर्फ मैदान कहाँ बनाया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का स्ट्रो टर्फ मैदान सिलारू में बनाया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ से हुआ? हॉकी क्रिकेट की बात हो गई, हॉकी की बात हो गई, अब फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ से हुआ? तो फुटबॉल खेल का जन्म हुआ इंग्लैंड से और क्रिकेट का भी इंग्लैंड से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो है वो डलहौजी क्लब था। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है? तो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जिसको फीफा बोलते हैं, इसका मुख्यालय पेरिस में है और ये फ्रांस में है। सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है? फीफा। ठीक है, फीफा। और इसको अगर वैसे पूछें डिटेल में तो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जिसको फीफा बोलते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। अब याद कैसे रखेंगे? फीफा, एफ फॉर फीफा, एफ फॉर फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फुटबॉल खेल के मैदान का परिमाप क्या है? फुटबॉल खेल का मैदान का परिमाप देखिए, मैदान की लंबाई कितनी है? 91 से 120 मीटर। मैदान की लंबाई कितनी? 91 से 120 मीटर और चौड़ाई है 45 से 91 मीटर। अच्छा देखिए, फुटबॉल खेल से रिलेटेड जो शब्दावली है उसमें देखिए, जो फुटबॉल खेल में जो शब्दावली प्रयुक्त होती है वो देखिए, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट ट्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर बैक, थ्रो इन आदि ये सारे शब्द जो हैं फुटबॉल खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए खिलाड़ियों के उपनाम, मतलब कौन से खिलाड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए
मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाता है हॉकी के जादूगर कौन है तो मेजर ध्यानचंद। उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? पीटी ऊषा को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को। अब देखिए, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह है और फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स हैं, याद रखिएगा। मैरी कॉम सुपर मॉम, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, विश्वनाथन आनंद को लाइटनिंग किंग कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है और हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। पेस एवं भूपति जो हैं उनको कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस और पेले को कहा जाता है ब्लैक पर्ल। ये शब्दावली या ये जो उपनाम है ये इनके जो खिलाड़ी हैं इनके लिए, जो अच्छे खिलाड़ी हैं या उनमें कुछ खास बात है, स्पेशलिटी है उनकी, जो स्पेशल चीज़ है उनके अंदर, वो जो है ये हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उड़न परी पीटी उषा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इस तरह से ये सारे जो हैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सभी इनके उपनाम हैं। फ्रेंड्स, अगर बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो प्लीज़ सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न खेल व उनसे संबद्ध कप और ट्रॉफियाँ। ठीक है, मतलब हर जो खेल होते हैं उनसे संबंधित जो कप और ट्रॉफियाँ होती हैं उनके बारे में देखिए। हॉकी में कौन कौन से कप और ट्रॉफियाँ दी जाती हैं? देखिए, बेटन कप हॉकी में दिया जाता है, रंगा स्वामी कप हॉकी में दिया जाता है, आगा खां कप हॉकी में, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिला को दी जाती है, मतलब महिला हॉकी खिलाड़ी जो होती हैं उनको दिया जाता है बेगम रसूल ट्रॉफी, और महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, और ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये सभी कप और ट्रॉफियाँ जो हॉकी से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट फुटबॉल खेल में जो ट्रॉफियाँ और जो कप दिए जाते हैं वो कौन से हैं? डूरंड कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप आदि। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहती तो आपको ट्रिक से भी मैं बता सकती थी आपको, लेकिन मैं ट्रिक के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है, ट्रिक मान लीजिए हम सोचें कि हम ट्रिक से बना दें तो मेरा वीडियो पॉपुलर होगा। ठीक है, अब हम ट्रिक किसकी बनाएंगे? जिसकी हमसे ट्रिक बन सकती है हम वही तो ट्रिक बनाएंगे, बाकी को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब जिसको मान लीजिए हमने जिसको छोड़ दिया, अगर एग्ज़ाम्स में वही आ गया तब तो आपका छूट जाएगा ना, एक क्वेश्चन आपका बेकार हो जाएगा। तो आप ट्रिक तो खुद से बना सकते हैं। जो खुद की बनाई हुई ट्रिक्स होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं। मान लीजिए हम कुछ ट्रिक बना दें, मान लीजिए इसमें से हम कुछ भी ट्रिक बना दें, ठीक है, और मान लीजिए हमसे आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफ़ी, इसका कुछ हमसे नहीं बन रहा है कि कैसे इसकी ट्रिक बनेगी, तो हमने इसको छोड़ दिया। जो हमसे ट्रिक बन पाई हमने वो बता दिया आपको। अब जो छूट गया आप उसका क्या करेंगे? तो इसलिए आप खुद से ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए। मैं आपको पूरी चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगी, ट्रिक के चक्कर में छोड़ कुछ नहीं दूंगी। इसलिए आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, आप जो है खुद से कुछ कीजिए ट्रिक की जल्दी आपको याद हो जाए और वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, वैसे ट्रिक अगर होगी सारे कप्स और ट्रॉफ़ी इन सब की अगर ट्रिक बन सकती होगी तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट में जो ट्रॉफ़ी या कप दिए जाते हैं तो रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, CK नायडू ट्रॉफ़ी, रानी झांसी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी और रोहिंटन बारियर ट्रॉफ़ी आदि ये दी जाती हैं क्रिकेट में। बैडमिंटन में क्या दिया जाता है? नारंग कप, अमृत दीवान कप। ये दोनों कप जो है नारंग कप, अमृत दीवान कप जो है ये बैडमिंटन में दिया जाता है। यानी क्रिकेट में रणजी ट्रॉफ़ी, रानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, CK नायडू ट्रॉफ़ी, रानी झांसी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, रोहिंटन बारियर ट्रॉफ़ी ये क्रिकेट में दी जाती हैं। बैडमिंटन में नारंग कप और अमृत दीवान कप ये दिए जाते हैं बैडमिंटन में। अब देखिए खेलों से संबंधित पुरस्कार। ठीक है, ये थे कप और ट्रॉफियाँ जो कि खेल के अंदर जो मान लीजिए विजेता रहा या अलग अलग जो भी ये उसमें दिए जाते हैं, लेकिन जो खेल से जो बड़े पुरस्कार हैं खेलों से संबंधित उनके बारे में जान लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे कि मैंने एक वीडियो पुरस्कारों वाला बनाया है जिसमें 2019 और 2020 से रिलेटेड जो है सभी पुरस्कार दिए हैं।
मतलब जो नोबेल से रिलेटेड जिसको जिस क्षेत्र में जो दिए गए नोबेल पुरस्कार हैं, खेल पुरस्कार भी हैं उसमें, और फिल्म पुरस्कार, मतलब हर तरह के पुरस्कार वाला वीडियो है, आप उसमें देखिएगा। राजीव गांधी के किसको दिया गया है वो सब नाम भी उसमें दिए हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये भी खेल में दी जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी खेल में दिया जाता है। क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ध्यानचंद पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कभी ये पूछा जाए अगर, तो ध्यानचंद पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी रिटायर भी हो गया, उसने संन्यास भी ले लिया, और संन्यास लेने के बाद भी वो खेलों के प्रति अगर जागरूक है और वो कुछ करना चाहता है, तो इसलिए उसको उसकी प्रोत्साहन के लिए उसको ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी खेल में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जैसे कि नाम से पता चला, द्रोणाचार्य, यह पुरस्कार खेलों के कोचों को दिया जाता है, यानी गुरु को दिया जाता है। गुरु को दिया जाता है, यानी जो कोच होते हैं खेलों के, जो सिखाते हैं, तो उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि नाम से पता चल रहा है ये गुरु को ही दिया जाता है, तो वह कोचों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। बहुत से बच्चे इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सबको एक जगह लिखा, मतलब 11 खिलाड़ी जिन जिन खेल में होते हैं उनको एक साथ लिखा है। 7 खिलाड़ी जिसमें होते हैं उनको सबको एक साथ लिखा है। इस तरह से देखिए, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों ही खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे आप, देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तीनों ही बड़े खेल माने जाते हैं। देखिए हॉकी क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हालांकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय खेल है भी। अभी जल्दी एक जो खेल जो संस्था होती है उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि एक्चुअल में भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं अभी तक, लेकिन सिर्फ लोग मानते हैं, माना जाता है लोगों को, मतलब क्योंकि क्रिकेट वैसे तो लोकप्रिय क्रिकेट है, पर क्रिकेट यहाँ का है नहीं, क्योंकि वो दूसरे देशों का राष्ट्रीय खेल हो चुका है पहले से, तो यहाँ पर क्रिकेट नहीं है। हॉकी जो है उसको राष्ट्रीय खेल माना जाता है, पर रियल और एक्चुअलिटी यही है कि वो राष्ट्रीय खेल है नहीं, लेकिन उसको हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगर ऑप्शन में आता है या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तब आप अगर हॉकी ऑप्शन में है तो हॉकी कर सकते हैं, क्योंकि हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, तो क्रिकेट भी क्योंकि लोकप्रिय है क्रिकेट, और हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, फुटबॉल भी बड़ा खेल है, तो इन तीनों के 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों बड़े खेल हैं और तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, इन तीनों ही खेलों के एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबड्डी में, वाटर पोलो में और नेटबॉल में तीनों में जो है 7-7 संख्या होती है एक पक्ष के खिलाड़ियों की। जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल और खो खो में 9, रग्बी जो फुटबॉल होता है, रग्बी फुटबॉल, उसमें होते हैं 15। सबसे ज़्यादा मतलब रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है एक पक्ष के। पोलो में 4, वॉलीबॉल में 6, टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 और बास्केटबॉल में 5। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध खेल मैदान और उनसे संबंधित खेल। चलिए खेल के मैदानों के नाम देखते हैं कि कौन सा खेल का मैदान कहाँ है और वहाँ कौन सा खेल खेला जाता है, मतलब स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो JL नेहरू स्टेडियम ये कहाँ है, दिल्ली में है, और ये एथलेटिक्स गेम्स के लिए है। ठीक है, JL नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स गेम के लिए है और ये दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है, हॉकी के लिए है। वाराबती स्टेडियम ये कहाँ है, कटक में है और ये क्रिकेट के लिए है। वानखेड़े स्टेडियम, इसका तो नाम सुना ही होगा आपने, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए है, मुंबई में है। ईडन गार्डन क्रिकेट के लिए है, कोलकाता में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये है इंडोर गेम और दिल्ली में, मतलब इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वहाँ इंडोर गेम खिलाए जाते हैं और ये दिल्ली में है। युवा भारतीय स्टेडियम ये फुटबॉल के लिए है और ये कोलकाता में है। अंबेडकर स्टेडियम ये भी फुटबॉल के लिए है और ये दिल्ली में है। और नेशनल स्टेडियम ये हॉकी के लिए है, दिल्ली में है। नेशनल स्टेडियम 2 हैं, नेशनल स्टेडियम जो है एक ये वाला
हॉकी के लिए दिल्ली में है, और ये वाला नेशनल स्टेडियम ये भी हॉकी के लिए, पर ये मुंबई में, ये दिल्ली में है और ये मुंबई में है, ठीक है। ब्रेबोर्न स्टेडियम, जो ब्रेबोर्न स्टेडियम ये है क्रिकेट के लिए और मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और ये कानपुर में है। और फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम अभी बदला गया है। अब देखिए, कुछ देशों के, कुछ शहरों के, कुछ स्टेडियम्स के, कुछ सुरंग के, कुछ सड़कों के नाम चेंज किए गए हैं अभी, तो उसमें कई स्टेडियम्स के नाम भी चेंज हुए हैं। जैसे इकाना का ही नाम चेंज हुआ है, जो कि लखनऊ में है, यहाँ पर बात हो रही है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए उसको नहीं लिया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, इसका नाम चेंज हुआ है, इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। और ये जो स्टेडियम है क्रिकेट के लिए है, मतलब यहाँ क्रिकेट खेल खिलाए जाते हैं, और ये कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट है चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहाँ है? ये चेन्नई में है। चा से चेपक, चा से चेन्नई, याद रखिएगा। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है और ये क्रिकेट के लिए है, मतलब यहाँ क्रिकेट खिलाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। पूरा प्रयास मैंने यही किया है कि खेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे, मतलब सभी चीज़ों को मैंने इसमें कवर करने का पूरा प्रयास किया है। अगर बाय द वे कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगला वीडियो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का बनाऊंगी तो उसमें सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।